So, hi everyone, welcome in our fourth class. Okay, क्या करने वाले हैं हम आज, ये तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा। तो देखो भाई, अभी तक हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन तक ड्राइव कर लिया, अभी हमने कैलकुलस को टच नहीं किया है। और मैं अभी ग्राफ सेक्शन को भी टच इसलिए नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मुझे एक अलग से स्पेशल क्लास लेनी पड़ेगी ग्राफ की। उसके बाद ग्राफ आपके ऐसे चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। तो वो अभी हमारे पास इस प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर अभी नहीं है। जैसी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, हम बेसिक फंडामेंटल थ्योरीज पर जब हम जाएंगे तो हम ग्राफ पर आएंगे और उसके साथ हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। बट अभी जितनी अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप कर ली है, अगर तुम्हें पुरानी चीजें याद होंगी तो उस अंडरस्टैंडिंग पर आगे बढ़ते हुए अब हम लोग बढ़ते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी की तरफ। और मोशन अंडर ग्रेविटी में मैं आपको आज कराने वाला हूं पीएचडी, क्योंकि इसमें आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कैलकुलस मेथड की। ग्राफ जब आएंगे तो हम एक साथ सारे ग्राफ कर लेंगे, ये मेरी अश्योरेंस है कि सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट अभी तो अपन को बढ़ना है मोशन अंडर ग्रेविटी की तरफ। चलिए तो बढ़ते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी की तरफ, करते हैं उसके केसेस को सॉल्व। सो भाई, मोशन अंडर ग्रेविटी की अगर अपन बात करें तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को व्हेन यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट इन एयर एंड इट इज ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रेविटी, जब आप कोई ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं और वो सिर्फ एक ही चीज के कारण इन्फ्लुएंस्ड है और वो चीज है हमारे पास अगर ग्रेविटी, तो उसे हम कहते हैं कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन अंडर ग्रेविटी में है, यानी इस मोशन को हम कहेंगे अंडर ग्रेविटी। मैं अगर किसी चीज को खींच रहा हूं, सपोज करिए कि ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है और मैं इस ऑब्जेक्ट को खींच रहा हूं, क्या ये मोशन अंडर ग्रेविटी है? तो भाई क्या यहां पर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, mg लग रहा है, बट मैं उसको इन्फ्लुएंस करके हॉरिजॉन्टली चला रहा हूं। यहां पर अकेला मैं ड्राइविंग फोर्स हूं, ग्रेविटी तो सिर्फ उस पर लग रहा है, ग्रेविटी की वजह से नहीं चल रहा है, ये मेरे फोर्स की वजह से चल रहा है, तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं है। कई लोगों को तो यही क्लियरिटी नहीं होती कि मोशन अंडर ग्रेविटी है क्या। व्हेन यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट इन एयर एंड इनफैक्ट वैक्यूम, क्योंकि हम यहां पर जो बात कर रहे हैं उसमें हम विस्कस ड्रैग वगैरह कुछ बातें नहीं करेंगे, हम सिर्फ बोलेंगे एक ही इंफ्लुएंस है, वो है ग्रेविटी। अब अगर ऐसा है तो भाई ग्रेविटी के केस में अगर मैं मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करूं तो मेरे पास वन डायमेंशन में तीन प्रोबेबिलिटीज आती हैं, तीन चांसेस बनते हैं कि यार ये मोशन हो सकता है, ये मोशन हो सकता है, ये मोशन हो सकता है, जब मैं वन डायमेंशन की बात करता हूं तो। ठीक है, सो केस वन क्या होगा आपके पास? केस वन ये होगा कि आप एक हाइट पर बैठे हुए हैं और वहां से आपने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया। अब अगर इस ऑब्जेक्ट को आपने जब ड्रॉप किया तो ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, और क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है, इस हाइट को मैं h कह देता हूं, तो मुझे पता है कि h हाइट ट्रेवल करने वाला है, u की वैल्यू इनिशियली अपने पास जीरो है। ठीक है, सो या लाइक दिस। ओके, सो ये अपने पास पहला केस हो गया। केस टू क्या कहता है अपन से? केस टू हमसे ये कहता है कि भाई ऑब्जेक्ट जो है जिसको आप कह रहे हो कि मोशन अंडर ग्रेविटी है, आपने इसको ग्राउंड से थ्रो किया और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u है, ये इसी तरह से वन डायमेंशनल गया और वन डायमेंशनल वापस आ गया। ये मेरे पास है दूसरा केस। केस थर्ड क्या कहता है मुझसे भाई? केस थर्ड मुझसे ये कहता है कि भाई मैंने ऑब्जेक्ट को एक हाइट पर रखा हुआ है, ये मैं इस हाइट पर हूं और यहां से मैं ऊपर फेंक रहा हूं। मैं इस केस को और आसानी के साथ तुम्हें दिखा दूंगा। अगर तुमने ये दोनों केसेस आज समझ लिए तो थर्ड केस भी तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत आसान हो जाएंगे। तो देखो जरा, यहां पर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करूंगा और ये कुछ हाइट पर जाएगा और उस हाइट के बाद फिर ये सरफेस को टच करेगा। तो ये हमारे पास तीन केसेस हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में जब हम वन डायमेंशन की बात करते हैं। मैं थोड़ा सा इधर उधर डिस्प्लेस इसलिए कर रहा हूं उस ऑब्जेक्ट को, वो जा ऊपर सीधे रहा है और सीधे नीचे आ रहा है, बट मैं फील कराना चाहता हूं कि देखो इस तरह से जा रहा होगा और फिर वापस आ रहा होगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस पर उसको बना दिया। बट एक्चुअली में ये जैसे ये मोशन है ना मेरा, सीधा स्ट्रेट नीचे की तरफ आ रहा है, ये वाला मोशन भी बिल्कुल स्ट्रेट होगा, सीधी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगी और वैसे ही की वैसी वापस आ जाएगी। इस केस में भी सीधी ऊपर जाएगी एंड देन इट विल गो बैक लाइक दिस। सो इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ये जो शो करा है मैंने थोड़ा सा कर्व्ड पाथ, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें फील आए इसलिए शो किया है। चलिए अब अपन बात करते हैं केस वन के साथ। केस वन और टू जो है ये और थ्री भी हमारे पास न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम का है। एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन है वन और टू का। ठीक है, सो अब देखते हैं अपन भाई केस वन की तरफ चलते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, केस वन, यहां से न्यूमेरिकल बनते हैं और मैं तुम्हें कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस बता दूंगा इस केस के जिसमें तुम्हें मजा आ जाएगा। ठीक है, सो केस वन अपन करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड
फ्रॉम हाइट h, जब ऑब्जेक्ट को हाइट h से आपने ड्रॉप किया, उस केस में क्या होने वाला है। ठीक है भाई, बता देते हैं उस केस में क्या होने वाला है। ये लीजिए, ये अपने पास हो गया एक हाइट का टार। ठीक है, नाउ ये बेस है मेरे पास, यहां से मैंने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया। अभी मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूं, कारण क्या है कि ये वन डायमेंशन है, इसलिए मुझे कुछ नहीं सोचना। इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0, वाई u इज इक्वल टू 0। द सिंपल लॉजिक इज यू आर ड्रॉपिंग इट, आप छोड़ रहे हो उसको और कोई वेलोसिटी नहीं दे रहे हो। तो भाई इनिशियल वेलोसिटी 0, व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। अब भाई नीचे की तरफ जा रहा है, अगर आपने देखो कन्वेंशन यहां पर लेने चाहिए, अगर आप इसको रेफरेंस मान रहे हो, अगर इस पॉइंट को रेफरेंस मान लिया, तो आप नीचे को नेगेटिव, ऊपर को पॉजिटिव ले सकते हो। तो इट्स अप टू यू कि आप किस कन्वेंशन से चल रहे हो। मैं बिल्कुल सिंपल ले लेता हूं भाई, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, ए की वैल्यू को मैंने क्या मान लिया, जी, नीचे को मैंने पॉजिटिव मान लिया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है यहां पर मेरे पास ऑब्जेक्ट का, डिस्प्लेस हो रही है मेरे पास ऑब्जेक्ट h। तो आपसे बोला क्या क्या जाएगा, आपसे निकलवाया क्या क्या जाएगा, आपसे कहा जाएगा वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। सिर्फ 3 इक्वेशंस हैं जो हर जगह लगेंगी और आपको सारी की सारी चीजें निकाल कर दे देंगी। अब मैं नहीं बताने वाला कि कौन सी इक्वेशन लगने वाली है, आप इस वीडियो के साथ में मुझे बताते जाना कि कौन सी इक्वेशन कहां लगने वाली है। मैं तीनों इक्वेशनों को लिख लेता हूं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर मैं इसको ग्रेविटी में जाऊं तो v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन g है, तो v इज इक्वल टू जी टी हो गया। ठीक है, ओहो, फर्स्ट क्वेश्चन डन। सेकेंड, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, s इज बेसिकली व्हाट, s इज h। अगर मैं पूरा डिस्प्लेसमेंट देखूं तो, नहीं तो कोई भी जनरल डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। h अगर मैं कंप्लीट बात कर रहा हूं, हाफ एक एक्सेलरेशन की जगह पर क्या आ जाएगा, g, और टोटल टाइम जो लगा उसको h हाइट चलने में, दैट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं उसे हम, टाइम ऑफ फ्लाइट। द टाइम, अपन जैसे नहीं कहते हैं प्लेन टेक ऑफ करेगा और जब लैंड करेगा, इसके बीच का जो टाइम है उसको अपन बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। जितनी देर फ्लाइट आपकी हवा में रही, टेक ऑफ के बाद और लैंडिंग के पहले तक, वो आपका फ्लाइट टाइम है। वैसे यहां पर h हाइट चल रहा है, वो h डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अरे जब h डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसमें जो टाइम लगने वाला है, उस टाइम को अपन क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। जैसे धोनी ने 6 मारा, तो बैट से जब बॉल निकली और जब ऑडियंस के हाथ में जस्ट आने के पहले जितनी भी उसके टाइम में हवा में रही, वो क्या है उसका, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, सो इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट को अपन ने कैपिटल टी लिख दिया। ठीक, एक इक्वेशन ये आ गई। इसके बाद जो थर्ड इक्वेशन है मेरे पास, वो क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस इक्वेशन का ग्रेविटी वाला वर्जन क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2a। s की जगह पर अगर मैं h रख दूं तो h रख सकता हूं। तो भाई आपके पास ये 3 इक्वेशंस आ गई हैं, ये 3 इक्वेशंस आ गई हैं, और ये तीनों इक्वेशंस ही आपको इसमें काम आने वाली हैं। अब देखिए, आप जरा तीनों इक्वेशंस को गौर से देखो। ये जो तीनों इक्वेशंस हैं आपके पास, ये तीनों इक्वेशंस कुछ कुछ दे रही हैं, कुछ कुछ होता है ना। तुम नहीं समझोगे साहब। देखो भाई क्या हो रहा है यहां पे, ये देखो क्या हुआ इस केस में। पहले वाले केस में v इज इक्वल टू जी टी, जी की वैल्यू अपन क्या मानते हैं, 9.8। अगर सिंप्लिसिटी के लिए अपन ने 10 मान ली, तो अगर मैंने आपसे कहा किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी चाहिए, तो बताइए 3 इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन सुटेबल है। कमेंट में मेंशन कर देना आंसर तुम्हारा। तीनों इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन है जो किसी भी पॉइंट पर आपको वेलोसिटी निकाल कर देगी। तो वो मेरे पास कौन सी इक्वेशन है जिसमें v डायरेक्ट निकल रहा है टाइम के साथ, किसी भी टाइम पर, पहली इक्वेशन है। तो भाई आपने कुछ नहीं किया, आपने फर्स्ट इक्वेशन में सिर्फ u की जगह 0 और a की जगह g रख दिया, आपका आंसर आ गया। यानी कि वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या होगी, सो दैट इज v इज इक्वल्स टू जी टी। और यू कैन से v इज इक्वल्स टू जी टी की जगह पर, आप v की जगह पर अगर मैं 10 मान लूं v को, तो मैं लिख सकता हूं g की जगह पर 10। सो माय आंसर विल बी इन दैट केस v इज इक्वल्स टू 10t। यानी कि अगर मैं आपको फेंकूं, मतलब ये हाइट थी, यहां पर एक हाइट मान लेते हैं, अगर यहां से आपने एक चीज को ड्रॉप किया,
अगर आपने किसी चीज को ड्रॉप किया तो फर्स्ट सेकंड आफ्टर 1 सेकंड उसकी स्पीड क्या हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, आफ्टर 2 सेकंड क्या हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, आफ्टर 3 सेकंड क्या हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड, आफ्टर 4 सेकंड क्या हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड, आफ्टर 5 सेकंड बताओ जरा मुझे। हाँ तो यार ऐसा है, अगर 10 सेकंड्स चल गई तो 100 मीटर पर सेकंड, 20 सेकंड्स चल गई तो 200 मीटर पर सेकंड। ओ अब एक अच्छा फैक्ट बताऊं, रेन ड्रॉप्स होती है ना 200 मीटर पर सेकंड गन से निकलने वाली बुलेट की स्पीड होती है भाई। मतलब मुझे वो दबंग का डायलॉग याद आ गया इस समय, अगर तुम बाहर जाओगे ना तो जो रेन ड्रॉप्स है ना वो इतने छेद करेंगी ना तुम्हारी बॉडी में कि पता भी नहीं चलेगा, है ना। क्यों? क्योंकि अगर 200 मीटर पर सेकंड से आ रही होती तो, बट खैर नेचर ने हमारी रक्षा कर ली किसी तरह से। देयर इज विस्कस फोर्स, एक टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है, अपन हायर क्लासेस में सीखेंगे। इसीलिए जो रेन ड्रॉप्स होती है ना वो रेन ड्रॉप्स एक कांस्टेंट स्पीड से आने लग जाती है। एक टाइम तक उनकी स्पीड बढ़ती है बट एक टाइम के बाद फिर वो कांस्टेंट हो जाती है। इसीलिए जब हेल स्टॉर्म्स आते हैं ना तो बाहर जाने को मना कर देते हैं क्योंकि उनकी स्पीड बहुत खतरनाक होती है। इसी तरह से जो बड़ी रेन ड्रॉप्स होती है ना, क्योंकि मास बढ़ जाता है उनका, ठीक है, तो उसकी वजह से अपने पास है कुछ फॉर्मूला एंड टर्मिनल वेलोसिटी का, तो टर्मिनल वेलोसिटी पर इफेक्ट पड़ता है उस चीज का और वो बढ़ जाती है तो बहुत तेज लगती है अपन को। तो खैर, तो मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर मैं वैक्यूम में बात करूं तो 1 सेकंड में स्पीड कितने से बढ़ जाती है 10 से स्पीड बढ़ जाती है। इसीलिए तो एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। चलिए, तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट मैंने निकाल दी। ओके, बात समझ में आ गई है सर। चलिए अब अपन आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। अगर मुझसे कोई कहे कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए, बताओ भाई, सामने लिखा हुआ है तुम्हारे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होगा? सामने लिखा हुआ है। कौन सी इक्वेशन सुटेबल कर रही है, फर्स्ट या सेकंड? अगर मैं इसमें पूरा टाइम मेंशन कर दूं, अगर मैं इसमें पूरा टाइम मेंशन कर दूं, पूरी हाइट मेंशन कर दूं, तो h इज इक्वल टू, अभी अपन ने देखा 0 प्लस हाफ GT स्क्वायर, 0 प्लस हाफ GT स्क्वायर। उस टाइम को मैं क्या लिख रहा था, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्यों? क्योंकि टोटल हाइट ले ली मैंने, तो ये हो जाएगा 2h डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू t स्क्वायर। सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाय g। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर्मूला इन केस ऑफ व्हेन यू ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हाइट, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाय g, अंडर रूट 2h बाय g। ये आ गया आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। बेहतरीन सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं किया, सेकंड इक्वेशन को लगा दिया है और आंसर आ गया है। चलिए अब अपने पास आता है थर्ड केस, ठीक है। अगर मैं आपसे, देखो, एक चीज तो थी कि आपको मैंने कहा कि मुझे वेलोसिटी निकाल कर दो किसी टाइम पर। मैं आपसे यह भी कह सकता था कि किसी हाइट पर वेलोसिटी निकाल कर दो, तो थर्ड इक्वेशन आ जाएगी पिक्चर में, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। अब जो भी आपको ऊपर से डिस्टेंस दे रखी है उस डिस्टेंस पर आप निकाल सकते हो। और अगर आपसे बोला जाए किस वेलोसिटी से हिट करेगी, तो आप डिस्प्लेसमेंट की जगह पे पूरी हाइट रख दो, पूरी हाइट जितना चला उतनी हाइट निकाल दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस स्पीड से ये हिट कर रहा है। ये आ जाएगा 20h, क्योंकि a की वैल्यू को मैंने g रख दिया और g की वैल्यू मेरे पास 20 है। सो ये आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट 20h। मतलब अगर मैं आपको 10 मीटर की हाइट से गिराता हूं तो आप फाइनली किस स्पीड से हिट करने वाले हो, अर्थ की सरफेस को अंडर रूट 200 मीटर पर सेकंड से हिट करोगे। अगर मैं आपको 30 मीटर की हाइट से 20 मीटर की हाइट से गिराता हूं तो आप कितनी स्पीड से हिट करोगे अर्थ की सरफेस को? 20 इंटू 20 रूट, यानी कितना आ जाएगा 20, मतलब 20 मीटर पर सेकंड से हिट करोगे। मतलब आपको टाइम निकालने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम निकालने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, टाइम निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ हाइट रखना है इस फॉर्मूले में। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी आ गया कि भाई हाइट के टर्म्स में वेलोसिटी क्या होगी। आपसे कहा जाए टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, तो ये सारी चीजें मैं आसानी के साथ अब कैलकुलेट कर सकता हूं। हाँ, अब मैं तुमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलता हूं। किस सेंस में एक्स्ट्रा लेकर चलता हूं? मैंने एक और इक्वेशन तुम्हें दिखाई थी जिसका नाम, जो फोर्थ इक्वेशन थी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड, पर्टिकुलर कोई भी पर्टिकुलर सेकेंड था। सो इन nth सेकेंड आज मैं तुमको एक जादू दिखाने वाला हूं। तुम मुझसे बोलोगे सर व्हाट इज द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग इफ द ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड एंड इट रीचेस द ग्राउंड इन 3 सेकेंड। मैं सीधे सीधे आंसर दूंगा 45।
आप मुझसे कहोगे सर 10 सेकंड में एक ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस को टच कर रही है, अगर 10 सेकंड में टच कर रही है तो आप बताइए क्या होगी हाइट ऑफ द बिल्डिंग। मैं कहूंगा 1000 मीटर, अगर मैं जी को 10 लेके चल रहा हूं तो। आप मुझसे कहेंगे एक काम करिए सर, आप 10 और ये सब तो मुझे उलझा रहे हैं, आप एक काम करिए 7 ले लीजिए। तो मैं आपसे सिंपल कहूंगा कि भाई मेरे पास जो आंसर आने वाला है 7 सेकंड में अगर टच करने वाली है तो 7 का स्क्वायर इंटू 5 यानी 49 इंटू 5, दैट्स इट, आंसर 245 मीटर आ जाएगा मेरे पास। मैं ओरली सॉल्व कर रहा हूं इन क्वेश्चंस को। अगर मैं आपसे कहता हूं 5 सेकंड में टच कर रही है तो 25 इंटू 5 125 मीटर इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो आप हाइट ऑफ द बिल्डिंग ऐसे चुटकियों में निकाल सकते हो। इनफैक्ट एक बहुत बढ़िया एक ऑक्सफोर्ड की कहानी भी है, मैं सुना ही देता हूं तुमको, एक बड़ा मजा आएगा तुमको पढ़ते पढ़ते। एक बार एक लड़के से कहा गया कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालिए यूजिंग बैरोमीटर। बैरोमीटर से आपको हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी थी। तो बैरोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर। तो भाई बॉटम में प्रेशर मेजर कर लेते हैं, टॉप पे प्रेशर मेजर कर लेते हैं, और P इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है H रो G। तो भाई प्रेशर डिफरेंस में अगर हाइट, प्रेशर डिफरेंस, डेंसिटी और जी अगर पता हो तो अपन हाइट ऑफ द टावर निकाल सकते हैं जस्ट मेजरिंग द प्रेशर यूजिंग दैट डिवाइस। ठीक है, तो भाई अपने यहां पर तो टीचर काट देता है, बट एक बंदे ने कहा कि आज फिरकी ली जाए यार। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि आप बैरोमीटर को लीजिए और बैरोमीटर को बिल्डिंग की छत पर जाइए और उसको छोड़ दीजिए। आप घड़ी में टाइम नोट करिए कितनी देर में बैरोमीटर टच कर रहा है सरफेस को। तो टाइम का स्क्वायर इंटू 5 अगर आप कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ जाएगी। इंडिया होता तो कट कर देते, क्योंकि मुझे तो वही किताबी वाला आंसर चाहिए था, बैरोमीटर वाली कहानी थी, है ना। बैरोमीटर तो इसी तरह, बट वहां पर उन्होंने कहा भाई गलत बात तो नहीं करी इसने कहा कि गिराओ बैरोमीटर को, टाइम नोट करो, और जो तरीका है इस तरीके से भी हाइट आ सकती है। ठीक है, अच्छा ठीक है भाई, बैरोमीटर का यूज तो कर लिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा इसको एक काम करो, बुलाओ, एक कमेटी सेटअप हुई, उसको कहा कि भाई आप बात करिए। एक बाहर से प्रोफेसर आया, उन्होंने कहा कि आप बताइए इनको मार्क्स देने कि नहीं देने। तो उससे कहा आ जाओ, वो आ गया। उससे कहा कि ये बताओ कि बैरोमीटर का यूज करके तुम कैसे मेजर कर सकते हो, तुमने जो तरीका बताया वो तरीके के अलावा है क्या तुम्हारे पास कोई। उसने कहा हाँ है ना सर। एक काम करिए सर, एक बैरोमीटर लीजिए, उसके पीछे एक धागा बांधिए और उसको ना एक छत से लटकाइए। तो जो हाइट ऑफ द बैरोमीटर प्लस लेंथ ऑफ द ट्रैप, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है ना, अगर आप उसको देखें तो दोनों की हाइट को ऐड कर दीजिए तो आपके पास हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ जाएगी। अच्छा हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, कोई और मेथड है क्या तुम्हारे पास। उसने कहा हाँ सर, जब सन आपके अपोजिट साइड पर हो तो बैरोमीटर को छत पर लेकर जाइए और फिर जो उसकी इमेज बन रही है बिल्डिंग की, अगर आपको बिल्डिंग से डिस्टेंस पता है तो वो ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज लगा के आप आराम से हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकाल सकते हो। वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन के लॉजिक से ट्रिग्नोमेट्री लग के आंसर आ जाएगा। हाँ वेरी गुड, कोई और आंसर है क्या तुम्हारे पास। जब वो प्रोफेसर फाइनली थक गए तो उसने कहा हाँ सर प्रोफेसर सर, बॉटम में प्रेशर मेजर करिए, टॉप पर प्रेशर मेजर करिए, दोनों का जो डिफरेंस है उसको एच रो जी से इक्वेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप यही सुनना चाह रहे थे ना मुझसे। उसने कहा हाँ मैं तुमसे यही, तो तुम्हें यह आंसर तो पता था, तुमने लिखा क्यों नहीं। उसने कहा सर मैंने सोचा कुछ इस बार नया हो जाए। तो भाई वहां से मुझे कुछ ये एनएथ वाली हाइट वाली कहानी याद आई, बट कुछ नया हो जाए। इंडिया में ऐसा नया होना थोड़ा सा मुश्किल काम है, बट हाँ बाहर ऐसा मुश्किल होना इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, सो तो भाई बाहर ये काम आसान है, मतलब वो सोचते हैं, बट अपने यहां पर तो सीधे कट होगा, इसलिए ध्यान से जो बता रहा हूं वही सुनना। हाँ, तो nth सेकंड की हम बात कर रहे थे। nth सेकंड में भाई s nth का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1। अगर 5th सेकंड में चाहिए तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी, 6th सेकंड में चाहिए तो n की वैल्यू 6 हो जाएगी। दैट्स इट, इसी तरह से काम करते थे। तो यहां अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर तो मेरे पास s nth की वैल्यू जो आएगी वो u हो गया मेरे पास 0, a की वैल्यू मेरे पास है g और 2n-1। अब g क्या हो गया अपने पास, g की वैल्यू अपने पास हो चुकी है 10/2, मतलब मैं 5 इंटू 2n-1 लिख रहा हूं। अब अगर आप गौर से देखो तो s nth की वैल्यू जो आ रही है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 2n-1। अब ये 2n-1 क्या है सर। अच्छा एक काम करो जरा, इसमें 1 रख कर देखो, इसमें 1 रख कर देखो, n इज इक्वल्स टू 1, क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 1। आप n की जगह पर 2 रखो, क्या मिलेगा आपको 3, 2 2 4 -1। आप n की जगह 3 रखो, 3 2 6 -1 5, n की जगह 4 रखो, 8 -1 7,
5 रखो, 10 माइनस 1 9, यानी ये कौन से नंबर्स दे रहा है भाई, ये ऑड नंबर्स दे रहा है। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ग्रेविटी पर्टिकुलर सेकेंड इज ऑड मल्टीपल ऑफ 5, है ना, मतलब ऑड मल्टीपल है ना, ऑड मल्टीपल है, आप बस उसका इतना करते चले जाओ, फर्स्ट सेकंड में चाहिए तो n इज 1 इंटू, और अगर 5 है तो 5 तो अपने पास फॉर्मूले में है ही, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1, यानी फर्स्ट सेकंड में चलेगा 5 मीटर। अगर मैं बोलूं सेकंड में कितना चलेगा, आराम से समझना, बहुत आराम से समझना, यानी जो रेशियोज आएगा वो 1 3 5 7 9 के रेशियो में आएगा। मैं आपसे कहूंगा फर्स्ट सेकंड कितना चल रहा है 5, तो जो सेकंड चलेगा वो फर्स्ट का कितने टाइम से, 3 टाइम से, यानी 15 मीटर। अगर मैं बोलूं थर्ड सेकंड में कितना चलेगा, तो फर्स्ट का 5 टाइम्स है, तो यानी कितना हो जाएगा 25 मीटर। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए फोर्थ सेकंड में कितना चलेगा, तो वो फर्स्ट का 7 टाइम्स है, यानी 35 मीटर। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि वो फिफ्थ सेकंड में कितना चलेगा, तो आपके पास आंसर आएगा सर 45 मीटर ट्रेवल करेगा वो। इस तरह से आगे बढ़ते चले जाओगे। तो ये अपने पास एक जुगाड़ आ गई, सीधे सीधे आ गया 2n माइनस 1 इंटू 5, दैट्स इट। अब मैं आपसे कहता हूं एस nth, अभी अपन ने पढ़ा एस का फॉर्मूला क्या था, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब आराम से समझना, मैं जिस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये थोड़ा सा लेवल ऊपर की बातें हैं, अगर दिमाग में बैठ गई तो न्यूमेरिकल्स ओरली सॉल्व होने वाले, ओरली, ठीक है, और नहीं तो अपन के पास मेथड है ही। मैं दोनों चीजें सिखा रहा हूं आपको, ट्रिक भी दे रहा हूं और काम की बात भी कर रहा हूं। s इज इक्वल टू, अब आपसे कहा u 0 है, प्लस a की वैल्यू g है, g को रख देते हैं 10, तो 10 बाय g बाई 2 इंटू टी स्क्वायर, g को 10 रख दें तो यह जाएगा 5t स्क्वायर। अब गौर से देखो, ये टोटल डिस्टेंस है, कौन सी डिस्टेंस है, टोटल, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, नॉट डिस्टेंस। ये हमारे पास क्या था, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, कोई एक पर्टिकुलर सेकंड का है ये। अब टोटल जो है ये किसके प्रोपोर्शनल है, टी स्क्वायर के। टी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 2 का स्क्वायर, 4 3 का स्क्वायर, 9 4 का स्क्वायर, 16 5 का स्क्वायर, 25 6 का स्क्वायर, 36 7 का स्क्वायर, 49 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो भाई फर्स्ट सेकंड में कितना चलेगा, तो टी की जगह 1 रख दो, 1 का स्क्वायर इंटू 5, तो भाई फर्स्ट सेकंड में ये चलेगा 5 मीटर। अब मैं आपसे कहता हूं बताइए सेकंड में कितना चलेगा, टोटल 2 सेकंड में कितना चलेगा, तो 1 का 4 टाइम्स यानी 20, यहां रख दोगे t इक्वल टू 2 तो भी आंसर आ जाएगा भाई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट हम डायरेक्ट करना चाह रहे हैं। अगर मैं बोलूं 3 सेकंड में टोटल कितना चल चुका होगा, 3 सेकंड में टोटल कितना चल चुका होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5 45, यही तो मैं आंसर दे रहा था आपको। अब आप कर सकते हो, अगर 5 सेकंड में कोई चीज सरफेस को टच कर रही है तो किस हाइट से छोड़ा है, 5 का स्क्वायर इंटू 5, दैट्स इट। अगर 10 सेकंड में टच कर रही है तो 10 का स्क्वायर अप इंटू 5। अब मैं आपसे ओरली पूछता हूं, बताइए आंसर, अगर कोई ऑब्जेक्ट 4 सेकंड में अर्थ की सरफेस को टच कर रही है तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या होगी, अगर वो टॉप से छोड़ी गई थी, तो बताओ जरा जल्दी से कमेंट में क्या आंसर है। 4 का स्क्वायर इंटू 5, 16 इंटू 5, क्या आ गया, 16 5 जा 80। अगर मैं आपसे कहता हूं और थोड़ा और ले लेते हैं अपन, नंबर ऐसा ले लेते हैं, जैसे सपोज करिए 3 ले लेता हूं, तो कैलकुलेशन कम करवाना चाह रहा हूं और कुछ नहीं है। अगर 3 सेकंड में अर्थ की सरफेस को टच कर रहा है तो क्या होगा, कितनी डिस्टेंस से छोड़ा गया, बताओ। जब तक मैं तुमसे बात कर रहा हूं इतनी देर में कमेंट में आंसर आ जाना चाहिए। 3 का स्क्वायर टाइम का स्क्वायर इंटू 5, क्योंकि 1 सेकंड में अपन 5 मीटर चलते हैं ग्रेविटी में, तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 यानी 9 इंटू 5, 45 मीटर की हाइट से आपने छोड़ा है, बिल्कुल सही। 45 मीटर की हाइट से आपने उस चीज को छोड़ा है। तो जब भी मुझे टोटल डिस्टेंस निकालनी है तो टी स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होती है, और जब मुझे क्या निकालना हो, एक पर्टिकुलर सेकंड में डिस्टेंस निकालनी हो, तो फिर मैं क्या करता हूं, तो उस केस में मैं कैलकुलेट क्या करने वाला हूं, ऑड नंबर मल्टीप्लाइड बाय 5, दैट्स इट, आंसर आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है जेडबलई का, वो करवाता हूं, उसके बाद अपन और आगे देखते हैं। वाटर टैप प्रॉब्लम है, ये अच्छा केस है, ये अच्छा केस है, ये बहुत सारे केसेस हैं, टेंशन नहीं लेने का, है ना। टेंशन इस कहना सर टेंशन इस बात की नहीं है, टेंशन इस बात की है कि बहुत सारे केस हैं, थोड़े होते तो काम चल जाता, है ना। खैर, एक टैब है, ये ऐसे ही क्वेश्चन आया था, इस टैब से रेगुलर इंटरवल पे वाटर की ड्रॉप्स आ रही हैं, ठीक है। जब फर्स्ट ड्रॉप सरफेस को टच करती है उस समय थर्ड ड्रॉप सरफेस से लीव करती है, तो बताइए सेकंड वाली ड्रॉप की अर्थ की सरफेस से उस समय हाइट क्या होगी। फिर से क्वेश्चन सुन लो, एक टैब है, उससे इक्वल इंटरवल पे ड्रॉप्स आ रही हैं वाटर की बाहर। आप जब फर्स्ट सरफेस को टच करती है उस समय ये बताइए सेकंड वाली की सरफेस से हाइट क्या होगी। ओहो, ये सेकंड कहां है, कितनी देर चल चुकी है,
हाँ, अगर मुझे यह पता चल जाए कि सेकंड ड्रॉप कितनी देर चल चुकी है हवा में, तो मैं ये निकाल सकता हूं कि ऊपर से वो कितना नीचे आई, और ऊपर से वो कितना नीचे आई अगर पता चल गया तो मैं टोटल हाइट, मुझे ये उन्होंने दे रखा था कि जो ड्रॉप है ये 1 सेकेंड, ये 5 मीटर की हाइट पर है। अगर ये 5 मीटर की हाइट पर है और जब फर्स्ट वाली सरफेस को टच कर रही है उस समय जो थर्ड वाली है वो लीव कर रही है, तो अब आप बताइए सेकंड वाली की हाइट क्या है। मैंने दोबारा से क्वेश्चन रिपीट किया, अब मैं सॉल्यूशन की तरफ चलता हूं। मैंने क्या कहा, इसको आपने ड्रॉप किया, ये सरफेस की तरफ गया, कितनी डिस्टेंस चल रहा है, ये 5 मीटर चल रहा है। तो सबसे पहले ये देखो कि 5 मीटर ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा। तो 5 मीटर ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा, 5 इज इक्वल टू, यू तो 0 है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बताया था ना फॉर्मूला। और नहीं तो अगर तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला याद है टाइम ऑफ फ्लाइट का √2h/g, आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। तो टाइम आ जाएगा आपके पास, g को 10 ले लेते हैं, तो 2 × 5/10, आंसर आ गया 1 सेकेंड। और वैसे भी मैंने तुमसे अभी कहा था कि ये जो टच कर रही है ग्राउंड को, वो कितनी देर में टच कर रही है, 5 मीटर कितनी देर में चलता है, 1 सेकेंड में चलता है। अगर इस फॉर्मूले में देखना है तो देख लो, u की वैल्यू 0 है, प्लस हाफ, a की वैल्यू क्या है आपके पास 10, टी स्क्वायर, ये कैंसिल होके t की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है 10/2 यानी कितना हो गया 5 से 5 कैंसिल, t की वैल्यू 1 सेकेंड आ गई। चाहे आप फॉर्मूले से जाओ, क्योंकि ये फॉर्मूला भी तो इसी से आया है, बट अगर फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो आप टाइम बचा ले जाओगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। देखो भाई, ये आपने जब ये पहली ड्रॉप सरफेस को टच कर रही है, कितनी देर में टच करी, तुमने निकाल दिया 1 सेकेंड में, और इक्वल इंटरवल से आ रहे हैं। तो जब ये अगर देखें तो कितने इंटरवल इसके बीच में आएंगे, अपने पास 2 इंटरवल्स आ रहे हैं इसके बीच में। क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट टच कर रही है तो थर्ड लीव कर रही है, छोड़ने वाली है थर्ड। अगर छोड़ने वाली है थर्ड तो बीच में एक ही ड्रॉप है। कितने इंटरवल आ रहे हैं, गौर से देखो कितने इंटरवल आ रहे हैं। एक इंटरवल मुझे यहां पे मिला, ये वाला इंटरवल येलो से मैंने हाईलाइट किया एक, और दूसरा मुझे ये ऊपर मिला, 2 इंटरवल हैं। तो अब इसका मतलब है कि ये जो सेकंड वाली ड्रॉप है, ये कितने इंटरवल चली हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ एक इंटरवल चली हुई है। और अगर 1 सेकेंड को 2 इंटरवल में डिवाइड करें तो हाफ सेकेंड का होता है एक इंटरवल। इसका मतलब क्या हुआ, फिर से समझ लो, इस 1 सेकेंड टोटल, पहली वाली को 1 सेकेंड लगे, कितने इंटरवल आ गए उसके बीच में, 2 इंटरवल आ गए, तो एक इंटरवल कितने का हुआ, हाफ सेकेंड का। इसका मतलब है सेकेंड ड्रॉप इज इन एयर फॉर हाफ सेकेंड। कितनी देर के लिए है, हाफ सेकेंड के लिए एयर में है। और अगर हाफ सेकेंड के लिए एयर में है तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर अगर अपन लगा दें तो u हो गया 0, हाफ a की वैल्यू हो गई है 10, और t की वैल्यू अपने पास क्या हो चुकी है, t की वैल्यू अपने पास है 1/2। तो ये आ जाएगा अपने पास सॉल्व करने पे, गौर से देखो भाई, ये आ रहा है अपने पास s इज इक्वल टू 10/4 into 2 8, 10/8 is 5/4, 1.25 मीटर। सो दिस इज 1.25 मीटर जो अपने पास आंसर आ रहा है s का। मतलब ये जो ऊपर से इसने डिस्टेंस चल दी है, कितनी डिस्टेंस चल चुका है, ये ऊपर से चल चुका है अपने पास 1.5 मीटर। ये तो भाई ग्राउंड से अगर हाइट मांगी थी तुमसे तो ग्राउंड से हाइट कितनी आ जाएगी, मैंने सही किया ना, 1.25, कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, 5/4 इज 1.25, हाँ ठीक है। सो ग्राउंड से हाइट कितनी आ जाएगी इसकी, हाइट फ्रॉम ग्राउंड इज बेसिकली 5 - 1.25, सो दैट इज इक्वल टू 3.75। ये आईआईटी का क्वेश्चन है भाई, आंसर आया। तो फिर से देखो मैंने क्या बोला, वो कितनी देर के लिए हवा मेरा, भाई उसने कहा 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। 5 मीटर की डिस्टेंस कितनी देर में ट्रेवल करेगा, 1 सेकेंड में। तो मैंने कहा कितने इंटरवल आए, 2 इंटरवल आए। इसका मतलब है कि जो सेकेंड वाली ड्रॉप है वो कितनी देर के लिए हवा में, सिर्फ एक इंटरवल कितना हो गया, हाफ सेकेंड। कितनी डिस्टेंस चलेगा, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। कहानी खत्म। ठंडे दिमाग से सोचना, कुछ भी बहुत बड़ा नहीं किया है बिल्कुल बेसिक पर गया। मैंने सिर्फ यह पता कर लिया कि सेकेंड ड्रॉप हवा में कितनी देर के लिए, उसके बाद तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के मेरा आंसर अपनी आसानी से आ गया। तो ये मेरे पास बहुत ही आसानी के साथ एक क्वेश्चन हो गया। ये भी ड्रॉप वाला क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। बच्चों वाले घुग्गू क्वेश्चन तो मैंने तुमसे ओरली करवा लिए कि बताओ 2 सेकेंड में टच कर रहा है, कितनी हाइट से छोड़ा, 2 का स्क्वायर इंटू 5। भाई सिंपल है, आप s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा देना, उड़ा देना उसको बिल्कुल हवा में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे।
अब अपने पास क्या होगा, अब अपने पास नेक्स्ट जो आएगा, नेक्स्ट अपने पास आ रहा है केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 क्या कह रहा है अपन से? केस नंबर 2 हमसे ये कह रहा है कि आप एक ऑब्जेक्ट को जो ड्रॉप कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो, वर्टिकली अपवर्ड्स कर रहे हो। ओके, वर्टिकली अपवर्ड्स कर रहे हैं, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड्स कर देते हैं भाई। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो कर रहा हूं, तो आपने ये ली ऑब्जेक्ट, आपने इसको u स्पीड से ऊपर की तरफ थ्रो करा, ये किसी हाइट पर गई एंड देन इट विल बाउंस बैक। ठीक, तो आपसे क्या पूछा जाएगा? सबसे पहले पूछा जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर हवा में रही। नंबर 2 ये पूछा जाएगा, अपन नहीं कहते अपने दोस्तों के साथ कि आजा भाई पत्थर फेंकते हैं, किसका सबसे ऊपर जाने वाला है। तो एक ये पूछा जाएगा किसका सबसे ऊपर गया, मतलब किसकी हाइट कितनी हुई, मैक्सिमम हाइट कितनी तक गया, ये हमसे पूछा जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज पूछी जाएगी टाइम ऑफ फ्लाइट। वेलोसिटी कहीं पर भी पूछनी है तो पूछ लो, हम वो भी आपको बता देंगे। फिर से कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ 3 इक्वेशन पर हमारी पूरी कहानी टिकी हुई है, और वो 3 इक्वेशन हमारे पास कौन सी हैं? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, नंबर 1। नंबर 2 s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नंबर 3 एस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कहीं पर अगर nth की बात करनी पड़ेगी तो 4th पिक्चर में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी पिक्चर में। चलो लगाना शुरू करें। किस स्पीड से आपने फेंका है? तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई u, लिख लेते हैं भाई। इनिशियल वेलोसिटी इज बेसिकली इक्वल्स टू u। ओके, अब मैक्सिमम हाइट पर जब आप पहुंचेंगे, देखो एक बात बताओ, ऊपर पहुंचने में जितना टाइम लगेगा उतने नीचे आने में टाइम लगेगा, क्योंकि वैक्यूम में है हम तो। ठीक, सो अगर ऊपर जाने में जितना टाइम लग रहा है, ऊपर फेंकने में, उतना ही नीचे तक आने में उसको टाइम लग रहा है, तो हम एक काम करते हैं ना, ऊपर जाने वाला टाइम निकालते हैं। अब जब भी देखो, ग्रेविटी जो है ना, वो कार्टून्स पर काम नहीं करती जब तक वो नीचे नहीं देखते, बाकी हम लोगों पर तो ग्रेविटी हर जगह काम कर रही होती है ना। वो नहीं देखा टॉम एंड जेरी वाला, वो दौड़ते जाते हैं दौड़ते जाते हैं दौड़ते जाते हैं हिल से, हवा में भी दौड़ रहे होते हैं, वो अचानक से उनको याद आता है कि हम तो हवा में हैं, फिर वो नीचे देखते हैं और फिर वो नीचे गिरना स्टार्ट होते हैं। ऐसा हमारे साथ नहीं होता। जब हम किसी चीज को फेंकते हैं तो ये ऊपर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी कम हो रही, एक टाइम होता है कि वो रुकेगा, मोमेंटरली रुकेगा। तो भाई इस हाइट पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी 0। ठीक है, सो एट मैक्सिमम हाइट, मैं सिर्फ गिवन इंफॉर्मेशन देख रहा हूं। एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है? वो हो जाएगी 0। और हाइट क्या है अपने पास? मैक्सिमम हाइट अपन लोग जो ले रहे हैं वो मैक्सिमम हाइट अपने पास है h। ठीक है, सो नाउ अब अगर अपन लोग देखें टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे निकालना है, तो पहले अपन निकाल लेते हैं टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो अपन ने कहा ओके, वो भी बता देते हैं, उसमें कौन सा हमारे लिए बहुत बड़ी बात है भाई। ले लेते हैं उस टाइम को अपन t। ठीक है, फाइनल मैक्सिमम हाइट पर v क्या है? 0, तो v 0 मिल गया, u तो u है, और टाइम भी अपन को पता है, और मैक्सिमम हाइट के लिए अपन को, अच्छा अब अपने पास इक्वेशन कौन सी बच रही है? सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या मैं इस इक्वेशन का यूज कर सकता हूं? मुझे टाइम चाहिए और एक्सेलरेशन मुझे पता है, दैट इज व्हेन यू आर थ्रोइंग इट अपवर्ड, दैट एक्सेलरेशन इज माइनस जी, बिकॉज इट इज रिटार्डेशन ब्रेक। और मैंने वैसे भी नीचे को पॉजिटिव ले लिया था, तो ऊपर को मैं क्या ले लेता हूं? नेगेटिव ले लेता हूं। ठीक है, सो ये हो जाएगा माइनस जी। तो आप देखो v पता है, u पता है, t चाहिए आपको, और a आपको पता है, s की जरूरत ही नहीं पड़ रही, यहां पर डिस्प्लेसमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ रही। बता दो यार अब जरा जल्दी से कौन सा इक्वेशन लगा दूं? फर्स्ट इक्वेशन लगा दो यार। फर्स्ट इक्वेशन अगर आपने लगा दिया तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में अगर आप देखें तो v की वैल्यू आपके पास 0 है, u की वैल्यू आपके पास u है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास, एक सेकेंड, यस, u की वैल्यू आपके पास u है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास माइनस g है, एंड टाइम, तो ये आ जाएगा gt इज इक्वल टू u, हेंस t इज इक्वल टू u बाई g। तो ये तो ऊपर जाने का टाइम हुआ। अब वापस भी तो आ रही है वो चीज, जब वापस आ रही है तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास आ जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू रीच मैक्सिमम हाइट, 2t। तो यार आंसर आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u बाई g।
time of flight is equals to 2u by g. So there is no issue in this. So time of flight is equals to 2u by g हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। अच्छा, मैक्सिमम हाइट ये लीजिए, इक्वेशन बताइए कौन सी इक्वेशन लें। तो मैंने कहा ओके, पहले देखता हूं गिवन क्या है, क्योंकि मैं जो अटैक करता हूं वो गिवन पे करता हूं। जो मुझे पता ही नहीं उसके उस पर क्या अटैक करूंगा। मैं अटैक कहां करूंगा, जो मुझे पता है। तो मुझे क्या निकालनी है, मुझे निकालनी है मैक्सिमम हाइट। अच्छा, मैक्सिमम हाइट, चलिए मैक्सिमम हाइट भी निकाल लेते हैं। v पता है, मैक्सिमम हाइट पर v0, ठीक है। u की वैल्यू u ही है, और जो मैक्सिमम हाइट है उस समय अपन लोग डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, h ले लेंगे। एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको पता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस जी है। आप चाहें तो टाइम भी आपको पता है, बट क्या मेरा इन इक्वेशनों से काम हो रहा है क्या, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, क्या मेरा इस इक्वेशन से वर्क कंप्लीट हो रहा है क्या। v पता है, u पता है, s पता है, a पता है, कौन सी इक्वेशन सुटेबल है यहां पर। टाइम नहीं है पता, टाइम पता भी होता तो भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे याद नहीं है। तो क्या करूंगा, डायरेक्ट कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। मैंने बताया था इक्वेशन में जो नहीं है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे थर्ड इक्वेशन में t नहीं है, तो वो ये बता देता है कि जब टाइम यूज नहीं करना तो थर्ड इक्वेशन पर आ जाओ। तो थर्ड इक्वेशन क्या बोलेगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हो गई बात खत्म। जैसे ही ये हुआ हमारे पास v की वैल्यू क्या है, 0 है, u की वैल्यू क्या है, u ही है, स्क्वायर माइनस 2g किस हाइट तक जा रहा है, h तक जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर, सो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। दिस इज योर मैक्सिमम हाइट, यू स्क्वायर बाय 2g। मैक्सिमम हाइट अगर u स्पीड से सीधे ऊपर फेंक दिया तो किस मैक्सिमम हाइट तक जाने वाला है, वो यू स्क्वायर बाय 2g हाइट तक जाने वाला है। क्लियर है ये बात, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए दिमाग के अंदर। अगर कोई डाउट है, दिमाग में जरा सा भी डाउट है तो पूछ लेना, बिल्कुल कमेंट में पूछ लेना, मैं देख रहा हूं तुमको, ठीक है। तो मैं तुमको इसको और क्लियर कर दूंगा। और रही बात नोट्स की, तो दोस्तों तुम्हें सारे नोट्स क्रिस्टल क्लियर मिलते जाएंगे। जैसे ही लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी अपनी, तो चीजें और सिस्टमैटिक हो जाएंगी, हमारा कम्युनिकेशन क्लोज लूप में आ जाएगा। अभी हम यूट्यूब से हैं, फिर हम डायरेक्ट ऐप से डायरेक्ट बात करेंगे, डायरेक्ट हर क्लास के बाद जब क्वेश्चंस करेंगे चीजों को, तो बहुत क्लियरिटी आएगी अभी के कंपैरिजन में। और फिर मैं ना तुम्हारे कान भी पकड़ सकता हूं, हाँ मतलब वर्चुअली, ठीक है। सो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। अपने पास आ गई मैक्सिमम हाइट। किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी भी निकालनी होती तो मैं निकाल लेता। अब जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं जरा जल्दी से, ठीक है। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं जरा जल्दी से। आपने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया अपवर्ड्स 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, एंड मैक्सिमम हाइट। ओके, सो टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट अगर आपको निकालनी है तो इस केस में आपका u कितना है 30, a कितना है -g, ठीक है। सो आपके पास जो आंसर आने वाला है भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अगर डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट लगा दो 2h/g, नहीं तो इक्वेशन पर चले जाना √2h। ओह सॉरी, यहां पर तो ये फॉर्मूला लगना ही नहीं है। यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था, 2u/g। यस, t इज इक्वल टू 2u/g। तो ये आ जाएगा 2u/g। u पता है क्या, हाँ पता है, 30 है, g कितना है 10 है। आंसर आ गया 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में ये वापस अर्थ की सरफेस को टच कर जाएगा। अगर कोई बोलता बताओ मैक्सिमम हाइट पे कितनी देर में पहुंचेगा, भाई पूछो ना, पीएचडी करके बैठे हैं अपन तो। आप कर दो इसका 3 सेकेंड। मैं आपसे कहता हूं किस मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा u स्क्वायर बाय 2g। यस, u स्क्वायर बाय 2g। तो u की वैल्यू क्या है अपने पास, u की वैल्यू अपने पास थी 30, तो 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, g हो गया 10, तो ये आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 20। आंसर आ जाएगा 45 मीटर। 45 मीटर ये आ गया आपके पास मैक्सिमम हाइट, 45 मीटर। 45 मीटर अपने पास हाइट आ गई। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। जगलर प्रॉब्लम है, वो मैं जरूर तुमको करवाऊंगा। जगलर कितनी वो जगल कर रहा है, एक बॉल जब 5th वाली बॉल हाथ में आई तो बताओ 4th वाली बॉल, 3rd वाली बॉल, 2nd वाली बॉल कहां पर थी। बहुत मस्त क्वेश्चन बनते हैं इस पर बेस्ड, हम जरूर करेंगे उन क्वेश्चन को भी। अब अपन आगे बढ़ते हैं, कौन से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब मुझसे कहा जाएगा कौन सा क्वेश्चन, जो 3rd केस है भाई, ये तो मेरे पास 2 केसेस थे मोशन अंडर ग्रेविटी में, अब मैं आ जाता हूं 3rd केस की तरफ। अच्छा, एक चीज और ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में आया, अगर आप इन केसेस में गौर से देखो, मैंने जो 2 केसेस आपको बता दिए, इन 2 केसेस को अगर आप पॉइंट आउट करो, दोनों को देखो अगर गौर से, तो दोनों में मास नहीं आ रहा यार।
अगर मास नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि मोशन अंडर ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। अगर वैक्यूम में अपन बातें कर रहे हैं तो यानी कि अगर मैं एक फेदर को और एक लोहे की आयरन की बॉल को सेम हाइट से गिराता हूं तो फेदर आपको लग रहा होगा ऐसे आएगा और आयरन ऐसे आएगा, बट दोनों सेम टाइम पर सरफेस को टच करेंगे। कर देख लेना। प्रोफेसर वॉल्टर लुइन, मैं बहुत मानता हूं उनको, वॉल्टर लुइन का एक वीडियो भी है इस चीज को लेकर, वो देखना तो मजा आ जाएगा तुमको। उन्होंने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट को सीधे गिराया और एक को शूट करा, तो वो मंकी को सीधे उस ऑब्जेक्ट ने हिट किया। मैं दोनों बताऊंगा जब मैं प्रोजेक्टाइल की बात करूंगा, बट अभी ये मेरी बात पर भरोसा करो कि एक आयरन की बॉल है, मतलब मैं हूं और एक छोटा सा बच्चा है, हम दोनों ना एक जगह से कूद गए हैं नीचे की तरफ, तो मैं और वो बच्चा दोनों सेम टाइम पे सरफेस को टच करेंगे अगर हम वैक्यूम में हैं तो, ठीक है। वैसे तो ऐसा कोई कूदने वाले नहीं है, कूदने में तो आई डोंट नो वाई, मतलब पढ़ाते पढ़ाते कूदने से वो सुशांत वाला केस याद आ गया। एंड ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में, कभी गिव अप मत करना यार। हो सकता है कि प्रॉब्लम्स बहुत सारी आएंगी, आती हैं प्रॉब्लम्स, लाइफ में नहीं आ रही हैं मतलब तो मज़ा ही नहीं है ना यार। तो आने दो प्रॉब्लम्स को, शायद तुम्हारी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो, किसी के में थोड़ी कम होंगी, बट एफर्ट्स अपने हमेशा देते रहो। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कुछ ज़रूरी नहीं। और प्लीज़ ऐसे कुछ भी स्टेप्स मत उठाना जिससे कि तुम्हारे पेरेंट्स को कभी भी तकलीफ़ हो। ये जो सुशांत सिंह ने किया है वो बहुत ही गलत चीज़ है। पता नहीं किस दौर से वो गुजरा होगा, कितना डिप्रेशन उस पर हावी हो गया होगा, काश कोई होता उसको संभालने वाला, बट अब जो चीज़ हो गई वो बदल नहीं सकते। बट हाँ, हम कभी भी इस रास्ते नहीं जाएंगे, ये प्रॉमिस करो आज मुझसे। कभी चाहे कुछ भी हो जाए भाई, जहाँ से शुरू किया है वहीं से दोबारा शुरू कर देंगे। क्या होगा, रीसेट होता रहेगा हमारी चीज़ें, ठीक है, हम रीसेट करने तैयार हैं, बट हम अपनी सबसे प्रीशियस जो लाइफ है वो देने तैयार नहीं है। कभी नहीं करना ऐसा, कभी नहीं करना। चलिए अब बढ़ते हैं अपन थर्ड केस की तरफ। केस 3 बेसिकली न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, न्यूमेरिकल के काम ही आएगा ये आपके, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अपन तो देखो इस केस में आपसे क्या कहा जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका है, ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका है। बहुत शॉर्ट में इस बात पे बात करते हैं और आगे के वीडियोस में हम इस पर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया है और मैं आपसे बोल रहा हूं कि बताओ कितनी देर में ये अर्थ की सरफेस को टच करेगा, तो अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे पहले इतना टाइम निकालेंगे उसके बाद फिर ये नीचे वाला टाइम निकालेंगे। अरे भाई, ऐसा करने की गलती बिल्कुल मत करना। तुम एक काम कर लो बस, इसमें इतना, वेक्टर अभी सर से तुम लोग पढ़ ही रहे हो, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर तुम्हें पता ही होगा, है ना, नहीं तो बाद में होंगी चीजें सारी। तो अगर ऊपर की तरफ अपन देखें तो अगर इस इनिशियली स्पीड आपके पास u है और u स्पीड से आपने ऊपर की तरफ किसी चीज को थ्रो किया है, तो भाई आप एक काम करो, इसमें ये मत लगाओ कि ऊपर फेंका है, आप तो ये करो कि हमने नीचे फेंक दिया, हमने नीचे फेंक दिया। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है आपके पास, h, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बहुत सिंपल ट्रिक दे रहा हूं भाई, s इज इक्वल टू यू एच हो जाएगा। आपने ऊपर फेंका था तो प्लस यू ले रहे थे, तो जब आप डायरेक्शन उसकी इन्वर्ट कर रहे हो तो उसको आप क्या लिख दो, माइनस यू लिख दो। कन्वेंशन है भाई, आप उसकी डायरेक्शन ऊपर अगर आप प्लस लिख रहे थे तो माइनस नीचे की तरफ आपने घुमा दिया, तो ये यू क्या है, मैंने सिर्फ इसको ये करा कि यू ऊपर की तरफ फेंका, उसकी जगह पे मैं माइनस यू से नीचे मान रहा हूं। तो माइनस यू से अगर नीचे मान रहा हूं तो माइनस यू टी प्लस ऊपर की तरफ अगर अपन देखें तो अगर मैं एक्सेलरेशन को क्या लिख रहा हूं, अगर मैं एक्सेलरेशन को लिख दूं जी, ठीक है ना, नीचे की तरफ जो वर्क कर रहा है मेरा एक्सेलरेशन g, ठीक है। सो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। बस आपको अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, आपका काम हो गया। नीचे की तरफ अब आप ये मान रहे हो ना माइनस यू से नीचे जा रहा है, जब नीचे जा रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, पॉजिटिव। देखो साइन कन्वेंशन की टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सिखा देता हूं। अगर तुम इसको जीरो मान लो, इसको ओरिजिन मान लो तो अगर तुम कहो कि ये नीचे मेरा नेगेटिव है ऊपर मेरा पॉजिटिव है, आराम से सुनना, बिल्कुल आराम से सुनना। तो आप अगर नीचे की तरफ नेगेटिव मान रहे हो तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान रहे हो, तो आपका u पॉजिटिव हो गया। चलो u पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर फेंका है। डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होगा ना, नीचे यहां से अगर आप फाइनली इस a पोजीशन से b पर आ रहे हो तो नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया माइनस h, और आप नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहे हो तो आपका एक्सेलरेशन हो गया माइनस g। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो आप इसमें जरा वैल्यू रख के देखना जरा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में s की जगह पे माइनस h, u की जगह पे u इंटू टी और a की g की जगह पे माइनस,
तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, ये इक्वेशन दिखेगी तुम्हें। तो कन्वेंशन है, मैं नीचे को पॉजिटिव मान रहा हूं तो मेरे पास ये आ गया, बस मैंने डायरेक्शन यू की चेंज करी थी इसलिए माइनस यू लगाया, ठीक है, ऊपर प्लस यू था तो नीचे कर दिया तो माइनस यू हो गया। तो अदरवाइज बाकी मेरी दोनों इक्वेशन है मुझे सेम ही कह रही हैं। तो कई लोग क्या होता है इस क्वेश्चन को उठाते हैं टीचर्स, नहीं नहीं हमारा साइन कन्वेंशन ये था, तो ठीक है साइन कन्वेंशन ऐसा होगा तब भी कान इधर से पकड़ो या घुमा कर पकड़ो सेम आने वाले हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन तुम्हें बता ही देता हूं तो तुम्हें ज्यादा इसकी क्रिस्टल क्लियरिटी होगी कि कहना क्या चाह रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। देखो भाई मैं आपसे कहता हूं, बहुत सिंपल इलस्ट्रेशन है, मैंने यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया और ये मैं मान लेता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है मेरे पास ये 45 मीटर है, ठीक है, और मैंने इनफैक्ट ऊपर की तरफ थ्रो किया u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से। बताइए कितनी देर में अर्थ की सरफेस को टच करेगा। इस क्वेश्चन को ऐसे उड़ा दो यार, अब तो तुम ऊपर की तरफ u मत लो, नीचे की तरफ ले लो, -10 मीटर पर सेकेंड हो गया, एक्सेलरेशन +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, डिस्प्लेसमेंट जो है आपके पास 45 मीटर हो गया, ठीक है। सो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाले फॉर्मूले में अगर आप s की जगह पर देखो तो 45 मीटर है, u को आप मैंने कहा था ना ऊपर नहीं नीचे फेंक रहे हैं अपन, तो ये मान लेंगे -10t प्लस हाफ g की वैल्यू क्या है अपने, a की वैल्यू क्या है g की वैल्यू 10 टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर 5t स्क्वायर -10t इज इक्वल टू 45, यही आ रहा है आपके पास। अब आप इसको सॉल्व कर दो तो टी स्क्वायर -2t इज इक्वल टू 9 हो गया। अब आप इसको और सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर -2t -9 इज इक्वल टू 0। तो भाई इसको बस अब श्रीधराचार्य लगा देना तो आपके पास टाइम की दो वैल्यूज आ जाएंगी। ऑब्वियसली जो टाइम होगा एक नेगेटिव वैल्यू होगी एक पॉजिटिव होगी, नेगेटिव वाली अपन कंसिडर करेंगे नहीं क्योंकि टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, तो बचा अपने पास पॉजिटिव है। तो भाई ये हमारे पास हुआ थर्ड केस, इसको सिंपली सॉल्व करना रह गया है अब बस, ठीक है। सो केस नंबर 2 था आप नीचे से फेंक रहे थे ऊपर, केस नंबर 1 था ऊपर से ड्रॉप किया, केस नंबर 3 था ऊपर से और ऊपर फेंक दिया हमने, ठीक है। और इस तरह से हमने मोशन अंडर ग्रेविटी के 3 केसेस देखे। कुछ आज बहुत मज़ेदार केसेस हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें करने हैं, प्रैक्टिस हम करते रहेंगे। और अभी ग्राफ बाकी हैं, 1D के ग्राफ बहुत सारे बाकी हैं, ग्राफ की बेसिक थ्योरी बाकी है जिससे तुम चीज़ों को ऐसे उड़ा दोगे, ठीक है। सो यस इतना इस क्लास के लिए तो काफ़ी है। कोई डाउट हो कुछ भी हो आप बिल्कुल पोस्ट करिए, और जैसे ही ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम आता है, ऐप पर प्रोग्राम आता है, उसको तुरंत ज्वाइन करो ताकि हम जितना मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकें, जितनी जल्दी हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो सकें, जितनी जल्दी हम कॉम्पिटिटिव और बाकी सारी चीज़ों को कर सकें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। वो पर्सनल कनेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है अब इस स्टेज पर। तो भाई इस वीडियो में तो इतना ही है। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस बचा खुचा डे, स्टे होम, स्टे सेफ।